अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बताने लगे हैं, मैं बता देता हूँ। वो क्या है कि एक इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं इसके ऊपर कि यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पर एक और प्लेट है, मिड में एक प्लेट है, इधर साइड भी लिक्विड है आपका और इस साइड भी लिक्विड है, ठीक है, दोनों साइड लिक्विड है। और इसको किसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रखी है v, सपोज ऊपर वाली डायरेक्शन में, और इस पर फोर्सेस पूछ रखी हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी वर्टिकल में ये कंडीशन आ जाए ना तो चेक करो कि डायमेंशन ऑफ मिड प्लेट तो नहीं दे रखी। अगर आपको डायमेंशन ऑफ मिड प्लेट दे रखी है ना तो वो एक आपके साथ ट्रिक खेल रहे हैं। वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ प्लेट भी दे रखा होगा आपको, डायमेंशन देख लो और डेंसिटीज देख लो। अगर उन्होंने डेंसिटीज भी दे रखी है ना तो इसका मतलब क्या है, इस फ्लूइड की के ऊपर नीचे की तरफ वेट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको नेट फोर्स के टाइम, और ऊपर की तरफ बायंसी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, वेट क्या होता है? वेट होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू वॉल्यूम इनटू जी। तो नीचे जो आप शेयर फोर्स F1 F2 निकालते हो ना, जैसे अभी ऊपर दिखा रखा है, वो तो निकाल लो, प्लस उसके अंदर वेट भी कर दो। अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो शेयर फोर्स ऊपर की तरफ लगेंगे। ओके, और बायंसी क्या होता है? बायंसी का फॉर्मूला क्या होता है? बायंसी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम जो कि पानी में डूबा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर पूरा का पूरा वॉल्यूम पानी में डूबा है, इनटू टोटल वॉल्यूम, इसलिए मैंने टोटल वॉल्यूम ले लिया, इनटू जी। ओके, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है। अब मैंने क्या किया, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये बात लिख दी ताकि मुझे याद रहे कि ये चीज़ भी मैंने एक बार देखी थी। तो मैं हमेशा वर्टिकल में सबसे पहले चेक करूंगा कि डायमेंशन और डेंसिटीज तो नहीं दे रखी, दे रखी है तो इसका मतलब वो वेट और बायंसी भी कंसीडर करवाना चाहता है। ओके, और वर्टिकल में ना इवन एफएम में कभी भी कोई भी सिस्टम आप जो जनरली हॉरिजॉन्टल में देखते हो और आपके पास वर्टिकल में आ जाए तो हमेशा चेक करो भाई, डायमेंशन और डेंसिटी चेक करो। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, इम्पैक्ट फोर्सेस में क्वेश्चन आते हैं, वहां पर वेट कंसीडर हो जाता है, ठीक है, पर वो चलो आगे है, इम्पैक्ट फोर्सेस में देखेंगे। अभी देखो ये एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, इनर एक सिलेंडर है, एक आउटर सिलेंडर। ओके, और इनर सिलेंडर ओमेगा के साथ घूम रहा है, आउटर सिलेंडर स्टेशनरी है, आउटर डायमीटर डी नॉट है, इनर डायमीटर डी इन है और हाइट h है। अब वो ये पूछ रहा है कि ये बोल रहा है कि पावर लॉस इज इक्वल, पावर लॉस बताओ। अब पावर लॉस क्या होता है? पावर क्या होती है? टॉर्क इनटू ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा आउटर का तो है नहीं, आउटर का तो जीरो ले लेंगे। टॉर्क, अब मुझे ओमेगा तो दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो ओमेगा तो चलो हो गया। अब मुझे टॉर्क निकालनी पड़ेगी, टॉर्क तो नहीं दे रखी क्वेश्चन में। टॉर्क कैसे निकलेगी? फोर्स इनटू डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे वो पूरी फोर्स लग रही है। अब ध्यान से देखो, सारी फोर्स एक ही पर्टिकुलर डी इन के हाफ, मतलब आर आई डिस्टेंस पे ही लग रही है, इनर सिलेंडर के सरफेस पे ही लग रही है। ओमेगा जिसका लेंगे उसी का टॉर्क लेंगे, तो इनर सिलेंडर के ही सरफेस पे सारी फोर्स लग रही है इस टॉर्क के लिए, ठीक है। फोर्स तो आउटर सिलेंडर पे भी लग रही होगी पर उसका ओमेगा 0 है, इसलिए हमें उसे लिया नहीं। इनर सिलेंडर पे फोर्स कितनी लग रही होगी, वो सारी की सारी सेम डायमीटर पे लग रही है, तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस अलग अलग डायमीटर पे लग रही होती तो इंटीग्रेशन करनी पड़ती, वो बताऊंगा मैं एडवांस वाले में कि क्या होता है, वैसे केसेस कैसे होते हैं। पर ये ध्यान दो कि सारी की सारी फोर्सेस इनर सिलेंडर के एक ही सेंटर से एक ही डिस्टेंस आर आई पे लग रही है। ओके, सिलेंडर का सारा सरफेस जो है वो एक ही डिस्टेंस पे है आर आई पे सेंटर से।
तो डिस्टेंस भी मुझे पता चल गया आर आई, वो भी क्वेश्चन से निकाल लूंगा डी आई डिवाइड बाई 2 करके। अब फोर्स से नहीं पता, फोर्स कैसे निकाल लूँ, टॉर्क इनटू एरिया। अब एरिया कौन सा यूज होगा, एरिया वो यूज होगा जिसपे शेयर लग रही है भाई, प्रोजेक्टेड एरिया नहीं होगा। ये गलती मत करना, ये नीचे कॉमन ब्लेंडर लिखा हुआ मैंने कि π/4 डी आई का होल स्क्वायर, तो बिल्कुल नहीं होगा। इवन कई बार प्रोजेक्टेड एरिया भी ले लेते हैं बच्चे, डी आई इंटू एल, वो भी नहीं होगा भाई। बेसिकली पाई डी आई एल होगा सरफेस एरिया, जिस पे टाउ लग रहा है, पूरे सरफेस पे इनर के टाउ लग रहा है ना, तो इनर का डायमीटर लेंगे डी आई इंटू एल। अब टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क क्या होगा, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई विच इज इक्वल टू म्यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, यही करते थे हम। डेल्टा वाई क्या होता है, सीधा डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या, सपोज क्लियरेंस मान लिया मैंने सी, सी कैसे निकालूंगा मैं, डी आउटर माइनस डी इनर डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू आर आउटर माइनस आर इनर। इंपॉर्टेंट कॉमन ब्लेंडर क्यों लिखा हुआ है, कई बार हम डायरेक्टली डी आउटर माइनस डी इनर ले लेते हैं, पर ये इतनी बार होगा आपसे मिस्टेक प्रैक्टिस करते वक्त अलग अलग चैप्टरों में, अलग अलग सब्जेक्टों में, कि आप इसको ये तो याद रह ही जाएगा, तो फिर भी मैंने लिख रखा है। ओके, तो सी की वैल्यू तो यहाँ से निकाल ली, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, आर आई की वैल्यू भी क्वेश्चन से निकाल ली मैंने। सॉरी, अब बात ये है कि डेल्टा यू को आर आई इंटू ओमेगा क्यों किया। मैंने क्या बोला था कि लेयर, अब ये पानी की लेयर के ऊपर कौन से दो सरफेस हैं, एक आउटर वाला है और एक इनर वाला सरफेस है ना। इनर वाले सरफेस पे वेलोसिटी क्या है, आर आई इंटू ओमेगा। आउटर वाला सरफेस क्या, स्टेशनरी, तो आर आई इंटू ओमेगा माइनस 0 होगा डेल्टा यू, है ना। इसलिए यहाँ पर आर आई इंटू ओमेगा इस्तेमाल कर रखा। ओके, बाद में क्या किया, इन सारे एक्सप्रेशनों को पुट करके डाल दिया, तो ये सॉल्व होगा। अब इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे नहीं करना, कभी भी नहीं ऐसे करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्यों ऐसे नहीं करना, ये भी एक कॉमन ब्लंडर है। ऐसा इसलिए नहीं करना, जब भी आप इसको सारी चीज को पहले वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे, मतलब सारी चीजों को वेरिएबल की फॉर्म में लिख लिया और सारे वेरिएबल्स को एक ही पावर के फॉर्म में लिख लिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और अब मैंने वैल्यू पुटिंग करी, मतलब जो भी आर आई की वैल्यू दे रखी है या ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, अब मैंने पुटिंग करी, तो अगर आप थोड़ी बहुत ही कॉमन ब्लंडर करते हो तो 80% चांसेस हैं कि आप यहाँ पर गलती कर बैठोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, मतलब आप ऐसी गलतियाँ, मतलब छोटी मोटी टाइप की गलतियाँ आपसे कभी होती नहीं है तो बात अलग है, वरना 80% चांसेस आप यहाँ पे गलती कर बैठोगे। तो बेटर क्या है कि आपने जैसे यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लिखा, यहीं पे एरिया निकाल लो, सपोज 5 आ गया, यहाँ पे हमने टाउ का फॉर्मूला लिखा, यहीं पे टाउ निकाल लो, यहाँ पे 2 आ गया, तो 4 से निकालते हुए 5 इंटू 2 10 कर लिया, 10 इंटू डिस्टेंस 2 है, सपोज 20 कर लिया, और 20 इंटू ओमेगा सपोज 5 है, तो 20 इंटू 5 100 कर लिया। तो आप हर स्टेप पे उसको वैल्यू पुटिंग करके उससे एक न्यूमेरिकल टर्म निकाला, ना कि वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म को यूज कर करके अगर आप एक जनरलाइज्ड बिग वेरिएबल टर्म बना लोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आउटर की बात करते हैं। भाई आउटर पावर तो लॉस नहीं कर रहा होगा, टॉर्क तो दिखा रहा होगा। टॉर्क कैसे निकालना है मैं आउटर पे, सपोज वैसे ही, मतलब वैसे ये क्वेश्चन में तो नहीं है, बट मैं निकालना चाह रहा हूँ आउटर पे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। भाई आउटर का डिस्टेंस क्या होगा, डी यहाँ पे डिस्टेंस है ना कि डायमीटर, आउटर का डिस्टेंस क्या होगा, डी आउटर डिवाइड बाय 2। कॉमन ब्लंडर यहाँ पे भी होता है, कई बार हम डी आउटर ले लेते हैं जल्दबाजी में, पर ये नहीं करना, ये भी लिख लेना। जितनी गलतियां हुई हैं आपसे या हो सकती हैं, सब नोट्स कॉपी में लिखो। फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स होगा मेरा म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई इंटू एरिया। अब एरिया क्या होगा, वही सरफेस एरिया पर आउटर का, पाई इंटू डी आउटर इंटू एल। अब म्यू में को दे ही रखा है। अब डी यू अपॉन डी वाई क्या होगा भैया आउटर के लिए, डी यू अपॉन डी वाई डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई के इक्वल होगा। डेल्टा वाई क्या है, वो भी लेयर, दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस है, वो भी सेम ही है, सी है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसे मैं सी ले लेता हूँ। डेल्टा यू क्या है, दोनों की वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस,
इनर पे वेलोसिटी क्या है, ओमेगा इंटू आर आई। आउटर पे वेलोसिटी क्या है, 0। तो भाई डी यू अपॉन डी वाई ओमेगा आर आई डिवाइड बाई सी होगा। ये फोर्स की वैल्यू और ये फोर्स की, जो आपने इनर के लिए फोर्स की वैल्यू निकाल ली है, ये दोनों अलग अलग होंगी, जबकि डी यू अपॉन डी वाई तो सेम है, म्यू भी सेम है, पर एरिया अलग अलग है। और प्लीज ये मत सोचना कि न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड नहीं हो रहा, कि इनर पे जो फोर्स लग रही है आउटर पे उतनी अपोजिट लगनी चाहिए, क्यों नहीं लग रही भाई, वो कांटेक्ट पे वैलिड होता है। इनर के कांटेक्ट में पानी जो वाटर है उसकी एक सरफेस आ रही है, इनर लेयर, और आउटर के कांटेक्ट में उस लिक्विड की कोई और लेयर आ रही है, इसलिए न्यूटन लॉ वैलिड नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो न्यूटन लॉ वैलिड होना चाहिए, पर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, ओके, कि आउटर लेयर पे आउटर सिलेंडर के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटर लेयर है वो उसके कांटेक्ट में है, ठीक है। अगर डायरेक्टली दोनों कांटेक्ट में होते इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर तो फोर्स सेम आती। सपोज कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है एक दूसरे पे के बीच में कोई फ्लूइड नहीं है, वो फ्रिक्शन से मतलब एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इनर रोटेट कर रहा है और आउटर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और दोनों के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट है तो F1 है और दोनों के ऊपर इक्वल होता है, सॉरी फोर्स दोनों के ऊपर इक्वल होती है। पर यहाँ पर लेयर जो है वो बीच में एक लिक्विड है, तो लिक्विड की आउटर लेयर पे इतनी ही फोर्स होगी जितनी सिलेंडर पे होगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो न्यूटन का लॉ यहाँ वैलिड होगा, और इनर पे उतनी फोर्स होगी जो इनर पे होगी, ओके। तो इसलिए न्यूटन का लॉ वैलिड है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की वेलोसिटी प्रोफाइल क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, वेलोसिटी की प्रोफाइल दे दी जाती है और शेयर स्ट्रेस पूछ ली जाती है किसी भी लोकेशन पे, तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला आपको पता है, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो प्रोफाइल में यू को डिफरेंशिएट कर दोगे डी वाई के साथ, और म्यू की वैल्यू पुट कर दोगे और वाई की लोकेशन पुट कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पर ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, इसमें थोड़ी सी बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा बस चीजें अलग दे रखी हैं। क्या अलग दे रखा है, ये दे रखा है कि के जो 0.3 पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है वो के टाइम है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0.2, तो मैंने डी यू अपॉन डी वाई का एक्सप्रेशन निकाल लिया डिफरेंशिएट करके, म्यू के इक्वल रख दिया 0 टाउ 0.3 इज इक्वल टू के टाइम टाउ 0.2, म्यू इंटू जो मैंने डी यू अपॉन डी वाई 0.3 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला था उस पर वाई की वैल्यू 0.3 रख दी, और म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई जो 0.2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाला था उसमें वैल्यू 0.2 की रख दी, वहां से मेरे पास के आ गया, ओके। इजी क्वेश्चन आते हैं। ये छोटा सा एक एग्जांपल है जो ऊपर मैंने बताया था कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर 3/2 होता है, तो म्यू इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी 20 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू दे रखी, 70 डिग्री सेल्सियस पे पूछ लिया। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर 3/2 हमने ऊपर देखा ही है, तो मैंने इसको रख के सॉल्व कर लिया। बट यहाँ पर गलती क्या होती है, यहाँ पर गलती होती है केल्विन में नहीं कन्वर्ट करते हैं। टेम्परेचर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये टेम्परेचर स्टैंडर्ड, सॉरी ये टेम्परेचर की यूनिट केल्विन में होती है, तो ये गलती नहीं करनी। इसके बाद एक और है बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन, ठीक है। बल्क मॉडुलस हालांकि वो लास्ट वीडियो का टॉपिक था, पर एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया था तो मैं सोचा बता दूं। वो क्या है कि मेरे को बार एक प्रेशर दे रखा है एक मटेरियल के ऊपर लग रहा है, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रही है 0.01%। तो प्रेशर कितना है 2 डिवाइड बाय 0.01% डिक्रीज हो रही है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर भी एक कॉमन ब्लंडर हो जाता है, डेल्टा वी अपॉन वी 0.01 नहीं है, ओके, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 0.01, ओके, ये कॉमन ब्लंडर हो जाती है भाई। और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो इतनी आसान सी चीज है यार, होनी नहीं चाहिए, भी ऐसा होता न तो नहीं होगा, पर पेपर प्रेशर में सब पॉसिबल है भाई। तो ये है, तो यहाँ से मेरे पे डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.01 डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे
वैल्यू रखूंगा तो के की यूनिट वही होती है जो प्रेशर की होती है। इंपॉर्टेंट बात है, के की यूनिट और प्रेशर की यूनिट सेम होती है, ठीक है। इवन स्ट्रेस यहाँ पर, ठीक है, इवन स्ट्रेस की भी यूनिट सेम होती है, ठीक है, प्रेशर की यूनिट वाली। तो यहाँ पर हम करते हैं वीडियो का एंड, और इसके बाद हम करेंगे एडवांस विस्कोसिटी। तो ठीक है, ओके, बाय।